Hello everyone. This is lecture 8, unit 2, application of partial differential equation. चैनल मैथ आसान तो है MATH। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर 7 पे जो डिस्कस किया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के जो टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। और मैंने आपको लेक्चर के लास्ट में ये बताया भी था कि हम टाइप 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर 8 में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे स्टडी स्टेट। तो यहाँ मेन जो है हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टडी स्टेट के 1D हीट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टडी स्टेट होता क्या है। तो पहले तो इस बात का डिस्कशन पता होना जरूरी है कि स्टडी स्टेट होता क्या है। तो देखो आप लोग, जैसे एक एग्जांपल लो, कोई भी, ये ज्यादातर लोगों ने देखा भी होता है। और जैसे कि हमने फ्लेम ऑन करी और इस पे कोई लोहे की रॉड है हमारी, ये या चम्मच है, तो हमने इसको गर्म करना स्टार्ट करा। ठीक है। तो अब आप देखोगे ये फ्लेम हमारी ऑन है और टाइम टी इक्वल टू 0 पर मान लिया स्टार्ट हुआ, टाइम टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब से जिस पॉइंट से आप गर्म कर रहे हो उस पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे आपने मान लिया 9 AM पे स्टार्ट करा इसको, ये 9 AM पे स्टार्ट करा आपने इसको गर्म करना, तो ये धीरे 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 गर्म होता जाएगा। अगर आपने इसको बी पॉइंट से पकड़ रखा है तो आप देखोगे कुछ समय के बाद ये आपको बी पॉइंट पे भी गर्म लगने लग जाता है। इसका मतलब हीट का फ्लो जहां ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ जाने लग जाता है, जिधर टेम्परेचर कम होता है उस तरफ फ्लो होने लग जाता है। ठीक। बट एक समय आएगा, जैसे आप इसको गर्म करते जाएं, और एक समय ऐसा आएगा कि अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब भले ही चाहे 9:30 हो गया, 9:40 हो गया, 9:50 हो गया, और आप फ्लेम भी ऑन कर रहे हुए हो और सेम उसी पॉइंट से मतलब आप रॉड को गर्म भी कर रहे हो, बट अब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया। मतलब ए पॉइंट किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स हो गया, बी पॉइंट किसी एक टेम्परेचर पे फिक्स हो गया है। अब चाहे आपका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, चाहे आप मतलब फ्लेम भी ऑन रख रहे हो, उसके ऊपर रॉड अभी भी रखी हुई है, लेकिन अब आपका टाइम वो टेम्परेचर बदलना बंद हो गया। जब टेम्परेचर बदलना बंद हो जाता है तो इस स्टेट को कहते हो स्टडी स्टेट। मतलब जहां पर हमारा टेम्परेचर टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, जहां पर हमारे टेम्परेचर पर टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा होता, ना टेम्परेचर का वो इफेक्ट हो रहा था, टेम्परेचर चेंज होना ही बंद हो जाता है। ये ज्यादातर हम लोगों ने देखा भी होता है कि एक समय होता है कि जैसे आप लोहे को गर्म करो, वो लाल होता है, और ज्यादा गर्म होने पर लाल होता है, बट एक कंडीशन आती है ना कि वो अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, उसके बाद आप चाहे उसको कितना भी गर्म करते रहो वो उस टेम्परेचर पे फिक्स हो जाता है। उसके बाद टाइम भी बढ़ रहा है, फ्लेम भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ना, टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तो इसको स्टडी स्टेट कहते हो। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, पहली पहचान तो ये है कि इनमें वर्ड लिखा जरूर आएगा कि वो स्टडी स्टेट है, जैसे कि अंटिल स्टडी स्टेट। तो आपको ये जरूर दिखाई देगा कि आपको स्टडी स्टेट लिखा हुआ पता चलेगा। ठीक है। दूसरा पहचान ये है कि यहाँ पर 2 बार टेम्परेचर दिया जाता है। एक बार तो इस उस टाइम का दिया जाता है जब तक टेम्परेचर नहीं बदल रहा था, मतलब जब स्टडी स्टेट चल रही थी तब, और एक टेम्परेचर होता है जब स्टडी स्टेट खत्म हो जाती है तब का। ठीक है। तो 2 टेम्परेचर हमारे पास इसमें होते हैं। ठीक। सबसे बेटर होता है अगर आप इन क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो जैसा इसने लैंग्वेज बोला है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने टेम्परेचर इक्वेशन लिखी। तो टेम्परेचर इक्वेशन आपके पास क्या थी, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हमारी 1D हीट इक्वेशन होती है। ठीक है। अब मैंने 1D हीट इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये रॉड का ही एग्जाम्पल है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पहले मैं इसमें पहले लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि इसने कहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो चलो इसकी लेंथ हमने लिख दी 20 सेंटीमीटर, और इसके 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए और बी 2 एंड है इसके, और जिनके टेम्परेचर फिक्स है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब तक अनटिल स्टडी स्टेट, जब तक स्टडी स्टेट चल रही है, जब तक स्टडी स्टेट रहती है, ये इन दो टेम्परेचर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के टेम्परेचर इन टेम्परेचर पर फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक।
तो ये वो टेम्परेचर है जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये वो टेम्परेचर है जो टाइम से इंडिपेंडेंट है। और अगर ये टाइम से इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो हमारा जो u है टेम्परेचर फंक्शन, वो x,0 बनेगा। ये बनेगा यहाँ से हमारा, मतलब आपको बात समझ में आई? आपको याद है कि ये कौन सा वैल्यू होता था बाउंड्री कंडीशन में? ये मेरी लास्ट बाउंड्री कंडीशन होती थी जब हम सोल्यूशन करते थे। और लास्ट बाउंड्री कंडीशन हमको इसमें गिवन नहीं होती है, वो हमको निकालनी होती है स्टडी स्टेट वाली कंडीशन से। ठीक है, तो पहले अब आप मान लो कि जैसे स्टडी स्टेट चल रही है तब हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हमने U1 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन पढ़िएगा, उसने बोला है देन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स आर चेंज्ड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उसके बाद कुछ समय बाद टेम्परेचर बदलना स्टार्ट हो गए। ठीक, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था तब तक लेट टेम्परेचर इन स्टडी स्टेट, आप इसको मान लो कि स्टडी स्टेट में टेम्परेचर U1 था। U1 मतलब कि U(x,0) है, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है जिसका नाम आपने U1 दिया है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है, तो ये वैल्यू निकलेगी कैसे? ठीक है, तो आप देखो टेम्परेचर यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है ए पॉइंट का टेम्परेचर जो कि है 30, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर आपको डिफरेंस इन द टेम्परेचर, मतलब कि दोनों पॉइंट्स के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसको डिवाइड करना है लेंथ ऑफ द रॉड जो कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक, इनटू करना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो होती है जहां तक मेरा टेम्परेचर फ्लो हुआ था। ठीक, तो ये एक्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 30 प्लस ये बन गया आपका 50/20 एक्स। और इसको आपने जो कटने के बाद लिखा तो U1 आपके पास आ गया 30 प्लस 5/2 एक्स। ये वो टेम्परेचर है जो कि आपकी लास्ट बाउंड्री कंडीशन में जाता है। और ये आपको खुद निकालना होता है। कहाँ से निकलता है? जो स्टडी स्टेट वाली कंडीशन गिवन होती है टेम्परेचर की, वहां से आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, समझ गए अब आप आते हैं दूसरी वाली बात पे। जब उसने इसके बाद की अगली लाइन में क्या बोला, उसके बाद टेम्परेचर बदलना स्टार्ट हुआ, देन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स, ये आपने देखिए लाइन लिखा है सेकंड लाइन में, देखिए देन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स आर चेंज्ड, अब चेंज होना शुरू हो गए। और अब किस पर हो गया है? ए पॉइंट हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बी पॉइंट हो गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फिर से चलो रॉड बनाते हैं दूसरी बात के लिए। अब दोबारा से मैंने रॉड बनाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रॉड की डिस्टेंस वही है 20 सेंटीमीटर जो था। और इसके अलावा जो ए पॉइंट है अब उसका टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और बी पॉइंट का टेम्परेचर हो गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अब उसने कहा है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो ये अब ये टाइम डिपेंडेंट हो गया है। और अगर ये टाइम डिपेंडेंट हो गया है तो इसका नाम हमने U2 दे दिया। ठीक, अब हम U2 भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो नाउ टाइम डिपेंडिंग नाउ टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर, टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर आपने निकाला U2, फिर से वही निकालेंगे, पहले ए पॉइंट का टेम्परेचर प्लस फिर लिखना डिफरेंस इन द टेम्परेचर, मतलब कि 60 माइनस 40 होल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द रॉड इनटू एक्स। ठीक है, अब आपने ये निकाला तो ये आपके पास कितना बन के आया? U2 इक्वल टू 40 प्लस ये बन गया 20/20 एक्स, ये बन गया U2 इक्वल टू 40 प्लस एक्स। ये आपका टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर है, मतलब ये UX, T ही है, ये UX, T है। ठीक है, ये टाइम डिपेंडिंग है, ये टाइम डिपेंडिंग है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो तुमने जर्नल सोल्यूशन निकाला था वो भी तो हमारा एक टाइम डिपेंडिंग सोल्यूशन ही होता था। तो जो जर्नल सोल्यूशन होता था, जर्नल सोल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन, वो आपके पास क्या था? UX, T इक्वल टू, आपको मैं याद है मैंने दो लिखे थे, एक समेशन AN BN करके लिखा था, तो मैं AN वाला ही लूंगी। समेशन AN कॉस PX प्लस समेशन BN साइन PX इंटू ई की पावर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर T।
ये हमारा टाइम डिपेंडिंग था। तो ये भी हमारा टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर होता है, जो कि आप लोग वहां से निकालते थे। हम लोगों ने जब जनरल सोल्यूशन को माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और जीरो से निकाला था, तो हमने कहा था माइनस पी स्क्वायर वाला सोल्यूशन हमारा कंसीडर किया जाता है, जिसको इक्वेशन नंबर ए माना था। तो ये भी टाइम डिपेंडिंग है, देखो ये भी टाइम डिपेंडिंग है और ये भी टाइम डिपेंडिंग है। तो भाई दो जगह तो हम टेम्परेचर टाइम डिपेंडिंग वाला लिखेंगे नहीं। जब दोनों ही टेम्परेचर टाइम डिपेंडिंग है तो दोनों को हम एक साथ ऐड करके लिखेंगे। तो जो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर लिखा जाएगा, अब फाइनल टेम्परेचर वो क्या करा जाएगा, जो जनरल सोल्यूशन वाला टेम्परेचर था, ये ए एन कॉस पी एक्स प्लस समेशन बी एन साइन पी एक्स, ये हमारा जनरल सोल्यूशन वाला जो आया था, ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, इसमें क्या करा जाएगा, जो इस प्रॉब्लम से जो हमारा टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर U2 आया था, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? मतलब क्या हुआ है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा कैसे लिखा जाएगा, U2 टेम्परेचर प्लस जर्नल सोल्यूशन का टेम्परेचर, जर्नल सोल्यूशन टेम्परेचर, ये दोनों चीजों को ऐड करने के बाद फाइनल टेम्परेचर बनेगा। अब इसमें स्टडी स्टेट वाला नहीं ऐड होगा। स्टडी स्टेट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टडी स्टेट तो टाइम से इंडिपेंडेंट था, हमको सिर्फ टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर चाहिए थे। तो टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर ओवरऑल ये बन के आ गए, ये जो आपको मैंने लास्ट लाइन में लिखा। तो अब हम इस इक्वेशन को ए इक्वेशन लेट करेंगे। अब मेरे लिए ये ए इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आते हैं, चूंकि अब सारी कहानी बदल चुकी है तो हमारी बाउंड्री कंडीशन भी बदलेगी। तो बाउंड्री कंडीशन अब कैसे लिखी जाएगी, तो बाउंड्री कंडीशन हमेशा टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। मतलब जो टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए, अब आपने रॉड जो बनाई थी, जब टाइम चेंज हुआ होना स्टार्ट हुआ था, तो आपकी रॉड में ए पॉइंट पे टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड और बी पॉइंट का टेम्परेचर था, हो गया था 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टाइम चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तब के लिए ये आपके पास कंडीशन गिवन थी, स्टडी स्टेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये होती है कि u एट द पॉइंट u, जब आपके पास u की मतलब x में x की वैल्यू जीरो हो, u x कॉमा टी पर वैल्यू क्या होगी, तो x कॉमा टी का मतलब जीरो कॉमा टी का मतलब क्या हुआ, मतलब जब डिस्टेंस टेम्परेचर बिल्कुल जीरो डिस्टेंस पर हो, तो यही तो है वो पॉइंट, मतलब ए पॉइंट। जब टेम्परेचर जीरो डिस्टेंस पे हो तो आपका टेम्परेचर क्या है, तो देखिए आप ए पॉइंट पे टेम्परेचर जीरो डिस्टेंस पे है, तो कितना है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेकेंड, जब वो लेंथ एल के बाद बी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो लेंथ तो 20 है, 20 के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो तब टेम्परेचर कितना है, तो तब हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और तीसरा तीसरा होता है यू एक्स कॉमा जीरो। अब ये यू एक्स कॉमा जीरो हो गया जहां पर टी की वैल्यू जीरो हो। ये आपने ऊपर कैलकुलेट करा था जब स्टडी स्टेट वाला टेम्परेचर निकाला था, मतलब जब U1 निकाला था, ये ही लास्ट बाउंड्री कंडीशन होती है। ये जो आपने U1 निकाला था, यही मेरी लास्ट बाउंड्री कंडीशन बनती है। मतलब आपको बात समझ में आ गई, स्टडी स्टेट वाले क्वेश्चंस में लास्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होती है, उसमें आपको स्टडी स्टेट वाली कंडीशन से लास्ट बाउंड्री कंडीशन खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो ये बनी आपकी 30 प्लस 5/2 एक्स, ये आपकी लास्ट बाउंड्री कंडीशन है। अब आपको वन बाय वन ये तीनों कंडीशन, एक क्वेश्चन जो आपने फाइनल टेम्परेचर की बनाई है ये वाली, इस पर अप्लाई करनी है। तो आपने करा अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑन ए। जब आप पहली कंडीशन अप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या करना है, u को करना है 40 और उधर की साइड आपको क्या करना है, उधर वाले फंक्शन में आपको x को जीरो करना है। तो cos ये 1 हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा और e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos जीरो आएगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और ये bn साइन जीरो की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, हमने x को जीरो रखा है तो यहाँ पे भी जीरो ही रखा जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने x लिख दी थी, यहाँ पे भी जीरो ही होगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, जीरो इक्वल टू समेशन ए एन और इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब हमको कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है, पूरे समेशन ए एन की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है।
और अगर ये 0 मिल रही है तो हमको इसको पुट कर देना है, पुट इन ए। जब आप इसको ए में पुट करेंगे तो अब आपके पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 40 प्लस एक्स और प्लस समेशन ए एन हट गया, अब बचेगा समेशन बी एन साइन पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना भूल गई, लेकिन मैं स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि सी स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए मैंने ये लास्ट वाली बात को आपसे डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि सी स्क्वायर की वैल्यू 1 लेनी है। तो या तो आप अभी लेके चल लें या फिर आप लास्ट में उसको सी स्क्वायर को 1 कर दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो जहां जहां मैं सी स्क्वायर लिख रही हूँ वहां पर आप उसको 1 कर दीजिए, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो लास्ट आंसर में आप सी स्क्वायर की वैल्यू को 1 कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं लेके चल रही हूँ, मैं लास्ट में इसको 1 कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम इस इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई सेकेंड कंडीशन, अप्लाई सेकेंड कंडीशन ऑन बी। अब आप सेकेंड कंडीशन बी पर अप्लाई करिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या थी, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू, सॉरी सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या थी, सेकेंड कंडीशन थी आपके पास यू आपके पास 20 कॉमा टी इक्वल टू था 60, ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको अप्लाई करनी है, मतलब यू की जगह आपको 60 करना है, इधर एक्स को आपको 20 कर देना है। तो समेशन बी एन और यहाँ पे साइन, ये हो गया 20p और इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए 40 और 20, 60 और 60 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो अब ये बचेगा केवल समेशन बी एन साइन 20p इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि हम साइन 20p को ही 0 कर सकते हैं, तो साइन 20p इक्वल टू 0, तो साइन 20p इक्वल टू साइन एन पाई, और इससे p की वैल्यू आएगी आपकी एन पाई अपॉन 20। अब आप इसको पुट कर देंगे इन b, और आप इसको b में पुट करेंगे तो आपके पास नई इक्वेशन बनकर आ जाएगी, जो कि बनेगी आपकी u x कॉमा टी इक्वल टू 40 प्लस एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 20 हो गया यहाँ p की वैल्यू, इंटू ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू टी। ये आपके पास आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सी, तीसरी, ठीक है। अब आप अप्लाई करेंगे लास्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन, लास्ट बाउंड्री कंडीशन ऑन सी, ऑन सी। तो जब आप सी पर लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन ये थी कि आपको टी को 0 करने पर यू की वैल्यू 30 प्लस 5/2 एक्स लिखनी है। तो इधर हमने लिख दिया 30 प्लस 5/2 एक्स इक्वल टू 40 प्लस एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 20 इंटू, अब आप टी को 0 करेंगे तो ये वैल्यू तो ई की पावर वाली पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बस इसको पहले एक्स वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट और एक्स को, और समेशन बी एन के साइड को सिर्फ समेशन बी एन में ही रखिए, और उसके साइड कुछ भी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं रखना है। तो देखिए हमने 30 प्लस 5/2 एक्स तो उधर था, माइनस 40 उधर भेज दिया, माइनस एक्स उधर भेज दिया, यह बचेगा समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 20, ठीक है। अब आप उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए आपके पास ये बन रहा है 3/2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 20, ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इधर तो साइन का टर्म है ही नहीं, ये वाला टर्म साइन का नहीं है, तो इट इज अ हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और अगर ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज है तो बी एन निकालने का फॉर्मूला था 2/L, एल यहाँ पे 20 है, फिर 0 से एल तो 0 से 20, फिर यहाँ पे लिखना है एफ एक्स, और यहाँ पे वही एंगल लिखिएगा जो बी एन के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर लिखा है, वही आपने साइन का एंगल लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब एफ एक्स की जगह क्या लिखा जाता है, जो टर्म इधर लिखा होता है इक्वल टू के साइड में वो हमारा एफ एक्स होता है।
तो बनेगा ये 1/10, 0 से 20। एफ एक्स की जगह आपको लिखना है, ये हो गया 3/2x - 10, और ये रहा साइन n πx/20 dx। ठीक है। अब आपको देखो ये दो टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का u भी फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये u हो गया, ये v, तो हमारा 1/10 बाहर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहला होता है u एज इट इज, फिर दूसरे ब्रैकेट में v का इंटीग्रेशन, मतलब हो गया cos n πx/20 और होल डिवाइड बाई n π/20। ठीक, फिर माइनस साइन। अब पहले वाले इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3/2 आएगा, और जो ये वाला लिखा है आपने कॉस वाला, इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का साइन n πx/20 अपॉन n² π² अपॉन 400 आएगा। अब इसके आगे ये इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि 3/2 कांस्टेंट बन चुका है, तो आगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। और अब आपको लिमिट लगानी है 0 से 20। ठीक है। अब आपने क्या करा, 1/10। अब आपने लिमिट अप्लाई करो जरा। तो देखो जब आप x की जगह 20 पुट करोगे, यहाँ पे देख लो, आप x की जगह 20 पुट करोगे तो आपके पास 20 पुट करने पर पहले क्या वैल्यू बनेगी, देखिएगा 3/2 इंटू 20 - 10। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बचेगा, 30 - 10 बनेगा, मतलब ये 20 बनेगा। ठीक है। और ये जो नीचे से 20/n π, वो तो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया। जब यहाँ आप 20 करेंगे तो माइनस का n π बचेगा। ठीक है। माइनस, जब आप यहाँ पे 20 अप्लाई करोगे साइन की प्लेस पे, तो चूंकि वो साइन n π बन जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा 0। और ये जो अभी आपने काम किया है, ये सिर्फ आपने अपर लिमिट अप्लाई करी है, माइनस का साइन लोअर लिमिट पे आते हैं। जब आप x को 0 पुट करोगे, तो x को जब यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ -10 बचेगा, और ये 20/n π नीचे से ऊपर आ गया। ठीक। और cos की जगह जब 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और अंदर आपका -1 था, तो ये -1 बचेगा। अब मैंने साइन वाला टर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही हो जानी है। ठीक है। तो अब फाइनली आपके पास ये बन के आया, तो अब इसको हम सही तरीके से लिखे तो ये बनेगा 400। ठीक है। माइनस का 400/n π, और ये -1 की पावर n लिख दिया हमने इसको, माइनस। अब देखिए दो बार माइनस फिर एक बार माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, 200/n π। ये आपका फाइनल इधर वाला पार्ट बन के आया, पीछे वाला पार्ट। ठीक है। ये दोनों आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें से जो कॉमन टर्म है वो कॉमन कर लीजिए, तो हम इसमें से n π बाहर कॉमन कर सकते हैं और 200 बाहर कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें से ये 200 बाहर कॉमन करें और n π बाहर कॉमन करें, तो बनेगा, माइनस भी बाहर कॉमन कर लें, तो ये बनेगा 20/n π, और ब्रैकेट ये 2 -1 की पावर n और फिर +1, ये बनेगा आपका। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, bn की। अब आप इसको कहाँ पुट करोगे, पुट करोगे आप इसको, सॉरी, पुट करोगे आप इसको जो आपकी लास्ट इक्वेशन थी, पुट इन सी। अब जब आप सी में इसको पुट करोगे तो आपका फाइनल ux, t जो बन के आएगा, वो बन के आएगा 40 + x - 20/n, 20/n π नहीं, 20/π, क्योंकि n समेशन के अंदर रहेगा, तो 20/π समेशन n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी इसमें। अब आप यहाँ पे bn की वैल्यू में जो n वाली पार्ट थे वो आपने अंदर लिख दिया अपॉन n, और बाकी जो था जैसे लिखा था वही लिखा रहने दिया, n πx/20, और इंटू ई की पावर -n² π² अपॉन 400, और ये t। अब यहाँ पे मैंने एक काम और किया है, यहाँ पे मैंने c² की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे c² नहीं शो किया। तो बस अब यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो ये होते हैं स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस। मेन पार्ट इसमें यही होता है कि जो आपका लास्ट बाउंड्री कंडीशन होती है वो इसमें गिवन नहीं होती है, वो आपको खुद कैलकुलेट करनी होती है, और वो कैलकुलेट करने के बाद आपको लास्ट बाउंड्री कंडीशन बनानी है। दूसरा, टेम्परेचर जब स्टडी स्टेट से हटता है
तो फिर जो टेम्परेचर मिलता है वो टाइम डिपेंडिंग होता है, वो मेरे जनरल सोल्यूशन वाले टेम्परेचर में ऐड किया जाता है, तब हम फाइनल टेम्परेचर इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद उनमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और इसी का डिस्कस करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हम यहाँ पर करते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी यही बात है कि आप पहले तो ये देख लो कि आपको ये पता चल रहा है कि ये हीट इक्वेशन है, 1D हीट है क्योंकि हमारी इंसुलेटेड रॉड लिखी हुई है। दूसरा स्टडी स्टेट लिखा हुआ है ये आपके पास, तो स्टडी स्टेट लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि हमारा ये स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था सिंपल, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे 2 बार टेम्परेचर हमको बनाने पड़ेंगे। पहले बात पढ़ते हैं जो स्टडी स्टेट के लिए है। तो हम ये लिखने जा रहे हैं किसके लिए, स्टडी स्टेट के लिए। और ऐसे ही जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ ऐसे ही आप भी ड्रॉ करना कि 2 पॉइंट है ए और बी एक रॉड के, और जो रॉड की लेंथ है वो एल है, और जब तक स्टडी स्टेट रहती है तब तक ए पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है और बी पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग पहले टेम्परेचर इन स्टडी स्टेट ये निकाल देते हैं, जिसको हम इसका नाम देते हैं U1। और आपको पता होगा U1 को मैं UX, 0 लिखने को बोलती हूँ क्योंकि वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो U1 हमको कैसे निकालना है, जैसा हमने पहले लिखा था, ए पॉइंट का टेम्परेचर 0 प्लस चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0 डिवाइड बाई लेंथ इंटू एक्स। ठीक है, अब आपके पास U1 कितना बन के आया, 0, ये तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, ये बन के आया 100 x/L। यही आपकी लास्ट बाउंड्री कंडीशन आपने बना ली यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको लास्ट बाउंड्री कंडीशन पे लिखना है। अब आते हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब टेम्परेचर बदलना शुरू हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर की। अब टाइम डिपेंडिंग की बात करते हैं, तो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, लेंथ इसकी एल है। जब टाइम चेंज होना शुरू हुआ, इफ द टेम्परेचर एट द पॉइंट बी इज सडनली रिड्यूस, अब ये रिड्यूस हो गया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड मेंटेन एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा। और ए पॉइंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ए पॉइंट अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि उसका चेंज उसने बताया ही नहीं है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हो गई, लेकिन ये टाइम डिपेंडिंग हो गया क्योंकि अब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो अब हमको यहाँ से टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर U2 निकालना है। तो U2 कैसे निकलेगा, U2 इक्वल टू, फिर से वैसे ही निकालेंगे हम, ए पॉइंट का टेम्परेचर प्लस डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइड बाई लेंथ इनटू एक्स। अब आप देखो तो ये तो 0 ही आ रहा है पूरा पूरा, मतलब यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर जो टाइम डिपेंडिंग था वो 0 आ रहा है। फाइनल टेम्परेचर आप कैसे लिखते हो, फाइनल टेम्परेचर आप लिखते हो U2 प्लस जनरल टेम्परेचर जो आता है, जनरल टेम्परेचर जो आपने निकाला होता था जनरल सोल्यूशन से वो। तो अब U2 तो आपके पास 0 आया है, तो UX, T फाइनल टेम्परेचर बनेगा 0 प्लस समेशन AN cos PX प्लस समेशन BN साइन PX इंटू e⁻⁻p²c²t। अब यहाँ पे तो c² की वैल्यू 1 नहीं दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करा, UX, T इक्वल टू फाइनली बन गया समेशन AN cos PX प्लस समेशन BN साइन PX इंटू e⁻⁻p²c²t। ये आपका इक्वेशन नंबर ए आ गया, ये इक्वेशन नंबर ए आ गया। अब हम बात करते हैं कि चलो इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या लगेंगी, तो बाउंड्री कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या होगा, जो टाइम डिपेंडिंग टेम्परेचर हो गया था उसमें आपको याद है ए पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और बी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, यही सर से आपको बाउंड्री कंडीशन लिखनी होगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो होती है, डिस्टेंस x इक्वल टू 0 पर u का टेम्परेचर, मतलब कि ए पॉइंट पर u का टेम्परेचर 0 है। सेकेंड, डिस्टेंस l के बाद, मतलब कि बी पॉइंट पर टेम्परेचर वो भी 0 है। तीसरा आपका होता है UX, 0 जो आपने ऊपर निकाला है स्टडी स्टेट से, ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये कितना निकाला था आपने, 100x/L। ठीक है, अब आपको अप्लाई करना है वन बाय वन। अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑन बी,
ए सॉरी। अब वैसे मैं इसको ना भी करूं तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, पहली वाली कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो ए एन जीरो आ जाएगा, दूसरी कंडीशन अप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू आएगी एन पाई अपॉन। तो दो कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बन के आएगी इक्वेशन वही हम सीधे लिख लेते हैं। तो हम अब ये नहीं लिख रहे हैं कि अप्लाई फर्स्ट सेकेंड कंडीशन, क्योंकि मैं ये काम बार बार आपको करके बता चुकी हूँ। तो सेम हम दोबारा ही वही काम कर रहे हैं। तो इसको आप करके देखना, सेम यही होना है जो मैंने लिखा है। तो आफ्टर अप्लाइंग टू कंडीशंस, दो कंडीशन अप्लाई करने के बाद देखो क्या बनती है इक्वेशन। यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू, आपके पास बनेगी ए एन जीरो हो गया, ठीक है, और पी की वैल्यू ये हो गई। तो समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। ये आपके पास बनती है इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। अब आप इस पे अप्लाई करेंगे लास्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन। अब आप इस पे लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करोगे जब इस पे, तो देखिए आपको क्या करना है, देखो टी को जीरो करना है और इधर यू को 100x अपॉन एल कर देना है, और इधर आपको टी को जीरो करना है। तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू टी को जीरो करने से वन हो गया। अब आप लिखोगे इट इज अ हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बन गई। और अगर ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज है तो बी एन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/L 0 to L। चूंकि यहाँ पे लेंथ एल ही दी हुई है इसीलिए मैं एल लिख रही हूँ। फंक्शन कौन सा होता है जो हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, तो 100x अपॉन एल, और यहाँ पर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, वही एंगल लिखा जाता है, और dx, ठीक है। अब देखो एल को तो आप और 100 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो 200 अपॉन एल स्क्वायर बाहर हो गया, जीरो से एल एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और dx, ठीक है। अब आपके लिए ये u है ये v है, ठीक है। अब आप u v फॉर्मूले से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, देखो 200 अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और डिवीजन में एन पाई अपॉन एल, ठीक, माइनस आप इस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन होगा, और फिर ये जो आपने इस ब्रैकेट में लिखा है इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का साइन एन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे होगा नहीं इंटीग्रेशन क्योंकि वन हो चुका है, आगे इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाना है, बस अब इस पे लिमिट लगानी है जीरो से एल, ठीक है। अब 200 अपॉन एल स्क्वायर, सबसे पहला काम बिना कंफ्यूजन के दो ब्रैकेट बना लिया करो, माइनस करके, एक में अपर लिमिट और एक में लोअर लिमिट के लिए, ठीक है। आगे वाले ब्रैकेट में हमको अपर लिमिट लगानी है। अपर लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट हमारी है एल। तो जब आप x की जगह एल पुट करोगे तो यहाँ पे x की जगह एल करा, नीचे वाला एल ऊपर आया, एन पाई ये रहा, और जब आप यहाँ x की जगह एल पुट करोगे तो कॉस एन पाई बचेगा, तो जो बनेगा -1 की पावर n, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ था जो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, माइनस। अब आप जब एल यहाँ अप्लाई करोगे साइन वाले टर्म पे तो साइन एन पाई बन जाएगा, और उसकी वजह से ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये मेरी अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। ब्रैकेट बड़ा बन गया था तो मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट पूरी हो गई। अब हम आते हैं, बात करते हैं लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर लिमिट में x की वैल्यू जीरो पुट करोगे, तो जैसे ही आप x यहाँ जीरो पुट करोगे स्टार्टिंग में तो ये पूरा जीरो हो जाएगा टर्म, माइनस, और जब आप साइन में जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा भी जीरो हो गया। तो ये आपने यहाँ से इन ब्रैकेट्स को क्लोज करने के लिए इनको छोटा कर लिया, ये स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट। तो अब आपके पास बना क्या, 200 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस बाहर कर दो, एल स्क्वायर ऊपर भी है, यहाँ पे बना एन पाई, और ये बना -1 की पावर एन, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पर जो बी एन की वैल्यू निकल के आई है वो आई है -200 अपॉन एन पाई -1 की पावर एन, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, पुट इन सी,
इसे सी में पुट कर दो। जब आप सी में पुट करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर फंक्शन क्या बन के आएगा, टेम्परेचर फंक्शन जो कि हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू -200 अपॉन पाई आपने बाहर करा, समेशन एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, फिर बी एन की वैल्यू में -1 की पावर एन अपॉन एन अंदर लिखा, बाकी तो साइन का टर्म था, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल जैसा था वैसे ही लिखा, -n² पाई स्क्वायर, और यहाँ बनेगा सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। बस ये आपका फाइनल आंसर बन के आ गया। तो देखो मैंने आपको दो स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस कराए हैं। एक जो था जिसमें U2 की वैल्यू 0 नहीं हुई थी, उसमें आपका U2 ऐड होके टेम्परेचर आगे चलता रहा, फाइनल टेम्परेचर आपने बनाया, और दूसरे वाले में बाई चांस जो उन्होंने टेम्परेचर दिया था उसकी वजह से U2 0 हो गया, और फिर उसके उससे आपके जो जनरल जो आंसर फाइनल आंसर बनता था, फाइनल इक्वेशन बनती थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। और आपको अगर ये समझ में आया है तो इनके अनसॉल्व क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर कर पाओगे इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि स्टडी स्टेट के क्वेश्चन में आपको खुद फाइनल जो कंडीशन होती है, फाइनल बाउंड्री कंडीशन, वो आपको खुद निकालनी होती है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है किसी भी पार्ट पे, किसी भी स्टेप में, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।